वेलकम टू तरुण आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर दिन जो है प्रतिदिन समसामयिक प्रश्नोत्तरी लेकर हम आते हैं यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए। ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ के बेस पर बना हुआ होता है। तो ये 5 जो है सबसे प्रमुख हैं आज के न्यूज़ में और आपके एग्ज़ाम के लिए शायद ही बेहतर हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्नोत्तरी, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट आपका। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि प्रश्न सॉल्व करना एक तरीका है, एक वे है। आप कभी कभी आपको उत्तर पता होता है, कभी कभी किसी टॉपिक के बारे में आपको बहुत कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी हम प्रश्न नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे कारण होता है कि हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर आपने उसको अभ्यास में नहीं लाया। तो सबसे पहले इस तरीका को हम समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किए जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले आप पढ़िए इसका कि कॉलेजियम्स प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न का मुख्य अगर देखा जाए तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि कॉलेजियम्स प्रणाली क्या है। सबसे पहला पॉइंट, कॉलेजियम्स प्रणाली के बारे में आप भारतीय राज्य व्यवस्था के न्याय में आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट में। सबसे पहला दूसरा ये है कि इसमें 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए और ये पूछा जा रहा है कि ये कथन कौन सा सही है। ये देखना अति आवश्यक है ना। कभी मैंने कई बार कहा है कि 4 से 5 प्रश्न कभी कभी ऐसे ही गलत हो जाता है कि हमें उस बार पता ही नहीं चलता है कि कथन सत्य पूछ रहा था और असत्य पूछ रहा था। तो आप उत्तर जानते हुए भी निरुत्तर हो जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो ये 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी के अनुसार से कथन। तो पहला पॉइंट कहता है कि कॉलेजियम्स प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। क्या है ये? पहला कहता है, आप देखेंगे कि यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, न कि संसद के अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय संविधान के अंदर में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ये कॉलेजियम से संबंधित था। अमान्य कर देता है क्योंकि ये संसद के प्रणाली के द्वारा इसको डेवलप नहीं किया गया, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस प्रश्न, इस कथन यहां पर यह सत्य होता है क्योंकि यह व्यवस्था जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित की गई है, संसद के माध्यम से। संसद ने एक तैयार किया था, है ना, राष्ट्रीय आपके न्यायालय के संबंधी जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप देखेंगे तो उसमें आपको इसी से संबंधित है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका सही है। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सही है तो बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि भाई अब आपके पास 3। सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भाई मुख्य न्यायाधीश सबसे बड़े होते हैं, तो ऑफ कोर्स मुख्य न्यायाधीश करेंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह बात भी सत्य है, 4 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो ये सेकेंड बी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी देख सकते हैं। तीसरा है कि एक उच्च न्यायालय में कॉलेजियम्स का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उसी के अदालत के 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सत्य है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सत्य है। थर्ड में कहता है कि एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम्स नेतृत्व के मुख्य न्यायाधीश में 3, यहां पर 3 नहीं 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि इसका विकल्प जो है ए होगा, इसका विकल्प जो है ए होगा। ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि कॉलेजियम है क्या। भारत में कॉलेजियम्स प्रणाली न्यायाधीश की अगर हम बात करें, चयन न्यायाधीश भी कहा जाता है इसको चयन न्यायाधीश भी कहते हैं। और ये प्रणाली जिसके द्वारा न्यायाधीशों को न केवल आप कह सकते हैं कि न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि इसको स्थानांतरित भी किया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और समझा भी है। बाकी इंडियन पॉलिटी में भी इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं कि कॉलेजियम्स क्या है। यदि कॉलेजियम्स अपनी सिफारिश दोहराता है तो सरकार को संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कॉलेजियम्स के द्वारा ही, कॉलेजियम्स के डिसीजंस के बाद ही न्यायाधीश की चुनाव होता है। राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन कॉलेजियम्स के ही परामर्श के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है
आप सबको पता होगा कि हाल फिलहाल में लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर से संबंधित है, जिसको LCH कहा जाता है। ये एक तरीके से लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि हथियार और ईंधन से, ये आप सभी को पता होगा। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही है, और ये समझें कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और ईंधनों के काफी भार के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। ऐसा न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें इसके बारे में काफी डिटेल से दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सत्य है कि भाई दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो हथियार और ईंधन को काफी साथ। सेकेंड, यह अंततः सेवा में AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर का नाम सुना होगा, यूएसए के पास है, के अलावा पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तैनात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर नहीं है, जबकि ये चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर। तो इसके अनुसार से दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब जब दूसरा गलत हो जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यह हेलीकॉप्टर रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए रडार अवशेषित सामग्री का उपयोग करता है, और इससे काफी क्रैश प्रूफ संरचना और लैंडिंग गियर भी इसके अंदर में है। फर्स्ट और थर्ड इज अ राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड आपका सही उत्तर होगा, है ना। तो सेकंड का सही उत्तर क्या है, सी है ना। अब एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि कभी कभी इसके बारे में प्रश्न तो पूछेगा, लेकिन यह भी पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा बनाया जाए। तो हल्का लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है, जिसको लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर या LCH कहते हैं, इसको बनाने वाली जो हमारी कंपनी है भारत की, जो PSU, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसके द्वारा इसको डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह भारत की बहुभूमिका वाली अटैक हेलीकॉप्टर है। दूसरी बात, अब ये जो हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को दिया जाएगा, इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। इसकी उड़ान सभी हमलावर हेलीकॉप्टर से सबसे ऊंची होगी, है ना। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की डिजाइन विकसित किया इंजन 5.8 टन वर्ग के लिए। तो ये समझ सकते हैं कि इससे संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। इनकी मारक क्षमता भी इतना तो नहीं पूछेगा, अब ये जरूर पूछेगा कि भाई किसके द्वारा निर्माण किया गया, कैसा है, क्या है, कहां पर इसको किया गया, कितना ऊंचाई उड़ सकता है, यही सब प्रश्न इससे आपके बनेंगे। थर्ड जो है आप देख सकते हैं, थर्ड आपका है, कहता है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI, है ना, इसके संदर्भ में बात करने की बात कर रही है, ARAI के संबंध में। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा कथन सही, ये पूछ रहा है। पहला पॉइंट पढ़िए, 1966 में स्थापित यह भारत सरकार के साथ ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा स्थापित देश का प्रमुख ऑटोमोटिव अनुसंधान विकास संगठन। ये बात सत्य है ना, ये बात सत्य है कि भाई ये प्रमुख ऑटोमोटिव अनुसंधान है, ये आपका एकमात्र भारत का है ना, जो ऑटोमोटिव उद्योग काम करती है। दूसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय ने ARAI को एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता दी। ये भी बात सत्य है भाई, है ना, कि मान्यता। तीसरा कहता है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन है, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधीन में क्यों आएगा, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन में आ सकता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। राइट आंसर ए होगा, है ना, राइट आंसर ए होगा। तो ये इसका विकल्प ए होगा, आप देख सकते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापित 1966 भारत सरकार के साथ, है ना, वैज्ञानिक औद्योगिक ने इसको मान्यता दे दी, है ना। और साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम के 126 के तहत भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित में प्रमुख परीक्षण पर काम करती है। लेकिन ये जो है भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के संबंध में एक स्वायत्त निकाय है आपका, ना कि आपका रोड मंत्रालय में। क्लियर है आपका, तो ये चीजें हैं। फोर्थ जो है आपका, हाल फिलहाल में कहता है कि कभी कभी आप खबरों में
रहने वाली जो एस सी गर्ग समिति का संबंध किससे है? एस सी गर्ग तो आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले एलजीबीटी से संबंधित भी बात किया था, पुलिस सुधार के लिए भी हमने देखा था। ऐसे ऐसे समितियां कभी कभी प्रश्न पूछ देती है ना। तो एससी जो गर्ग है ये आपको क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है ना, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा आया, उसके जो मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ किया। भारत ने उसी के काउंटर के लिए डिजिटल, सबको पता ही होगा, डिजिटल करेंसी लाने की बात कही थी और इस पर 30% टैक्स लगाने के लिए उन्होंने कहा था, है ना। इसको वर्चुअल करेंसी मानने से इंकार कर दिया भारत सरकार ने, भारत अर्थात आरबीआई ने कहा कि भाई इसको हम मान्यता नहीं देंगे, इसको लीगल टेंडर हम नहीं दे सकते। इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा। तो क्रिप्टो करेंसी तो ये एससी गर्ग समिति 2019 में बनाया गया था और ये क्रिप्टो करेंसी जो है जिसका खनन, जो माइनिंग होती है, ये सब लेन देन की प्रक्रिया से संबंधित बात किया था और इसको डिजिटल मुद्रा में विनिमय और यह व्यापार के लिए 1 से 10 साल के लिए जेल की अवधि की सिफारिश की थी कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी में अगर आप माइनिंग ये सब करते हो तो भाई आपको दंड दिया जा सकता है, क्योंकि भारत में ये लीगल नहीं है। इसके लिए इससे सरकार के खजाने के बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के उपयोग करने से 3 गुना तक मौद्रिक दंड की भी बात इसमें कही गई है। हालांकि पैनल ने कहा कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभावित क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए खुले दिमाग रखना जरूरी है, इन सभी चीजों पर चर्चा करने की बात की। तो एससी गर्ग समिति किससे संबंधित है? क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। पांचवां जो है और लास्ट जो प्रश्न है आपका चंद्रयान। आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 2 हम लॉन्च होने वाला है, तो इससे संदर्भ में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रयान जो है, पहला प्रश्न ये है कि चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है, जिसका एक ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर शामिल होगा, जैसा कि हुआ था पहले मंगलयान में भी देखा था। मिशन चंद्रमा को दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में लक्षित किया, पूरी तरह अनदेखा था। तो ये दक्षिण ध्रुव पर इसको लैंड करने की बात की जा रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका सी इज अ राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत का दूसरा ये चंद्र मिशन है। चंद्रयान 1 आपका पहले हुआ था, वहीं पर चंद्रमा का भारत का दूसरा मिशन पूरी तरीके से स्वदेशी मिशन है आपका, तो ये भी इंडिजीनियस है आपका, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपका, है ना। यह मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की बेहतर समझ रखने के लिए स्थलकृत शोध और खनिज अध्ययन से संबंधित भी होगा। इसमें इसरो के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया कि चंद्रमा 1 के निष्कर्ष के बढ़ावा के लिए दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में इसको लक्षित किया जाएगा, साउथ पोलर पर आपको इसको किया जा सकता है। तो इस तरीके के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 5 सबसे प्रमुख आपके ये प्रश्न था जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में आपके नए एमसीक्यू के साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल पर बने रहें और बेहतर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।